साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका मंथन विद मोदी में। और आज का जो एपिसोड है हमारा संवाद, इसमें हम बात करेंगे एक युवा छात्र नेता अंचल नाथ जी से। साथ ही हम जानेंगे इनके छात्र आंदोलन से संबंधित गतिविधियों के बारे में, छात्रों के बारे में इनका क्या सोचना है, किस प्रकार से ये छात्रों के उत्थान के लिए विभिन्न प्रकार के आंदोलन करते हैं और छात्रों के विकास के लिए, उनके कैरियर के लिए किस प्रकार की इनकी आगे की योजना है, वो सारा कुछ हम इस संवाद में जानेंगे। अंचल नाथ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस एपिसोड में। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके माध्यम से आपके चैनल के लोगों को मंथन विद मोदी पर आपने मुझे इनवाइट किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अंचल जी, हम सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि आप अपना एक संक्षिप्त परिचय हमारे दर्शकों को दीजिए। आपका जन्म कहाँ पर हुआ, शिक्षा कहाँ पर हुई और कैसे फिर आप छात्र आंदोलन से जुड़े हुए हैं? देखिए, मैं खालसा GCF स्कूल से पढ़ा हूँ। मेरा 12th तक मेरी हायर एजुकेशन खालसा GCF स्कूल पर हुआ। मेरा ग्रेजुएशन रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में हुआ। मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन अभी रनिंग चल रहा है श्री राम कॉलेज पर, और मैं जबलपुर में ही पला बड़ा हुआ हूँ। और साथ ही मेरा चलना एसोसिएट्स मेरी फर्म है जिसमें प्रॉपर्टी के काम होते हैं, वो काम देखता हूँ। जी। और छात्र आंदोलन से आप कैसे जुड़े हैं, या छात्र नेता के रूप में जो आपकी छवि है, लाखों छात्र आपको फॉलो करते हैं, तो इसके संदर्भ में कुछ जानकारी दीजिए। देखिए कि जिस प्रकार से वर्तमान की परिस्थितियां हैं हमारे देश की, हमारे प्रदेश की, कि जहां पर हमको देखने मिल रहा है कि कहीं पर हम देखते हैं कि जहां पर स्टूडेंट्स आज इतने समय अपनी अध्ययन जारी रखते हैं, कैसे वो अपना अध्ययन कंप्लीट करते, वो अपना एजुकेशन कंप्लीट कैसे करते हायर एजुकेशन पर, कैसे वो अपना अंडर ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं, कैसे अपना पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, उसके बावजूद आज इतनी बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर के उनको रोडों पर घूमना पड़ रहा है। ये परिस्थितियां कहाँ पर निर्मित हो रही है, ये परिस्थितियां कहाँ पर कैसे आज देश पर बन रही हैं, इन तमाम चीज़ पर जहाँ पर हम देख रहे हैं कि आज नाबालिग लड़के, आज बहुत सारी ऐसे नशे की लत होती है, जहाँ पर आपराधिक गतिविधियाँ होती हैं, उन पर आगे बढ़ रहे हैं। ये सब क्यों ऐसा हो रहा है? जहाँ इस कारण क्योंकि आज देश पर शिक्षा की कमी है। जब शिक्षा से इंसान वंचित होता है तब वो नशे और अन्य गतिविधियों पर आगे बढ़ता है। इन तमाम चीज़ों को जब हमने देखा कि हमें ऐसा लगता है कि हाँ, कहीं ना कहीं हम युवाओं को जोड़ करके उनको शिक्षा की ओर अग्रसर कर सकते हैं, शिक्षा की ओर आगे बढ़ा सकते हैं, उनको अच्छा रोजगार मुहैया कहाँ से करवा सके, उनकी आवाज़ जन विरोधी नीतियों को सरकार तक कैसे पहुँचा सके। एक राजनीति को एक अपना माध्यम बनाया जिसमें हमने चाहा कि हम कैसे युवाओं की आवाज़ को सरकार तक पहुंचा सके और उनकी मदद कर सके। तो इस रूप में आपका छात्र आंदोलन चालू हुआ। तो अभी आप किसी संगठन से या किसी पद पर भी हैं छात्रों से संबंधित? देखिए, मैं अभी NSUI नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया, जो कि इस विश्व की सबसे बड़ा छात्र संगठन है, जो 9 अप्रैल 1971 पर माननीय इंदिरा गांधी जी ने इस्टेब्लिश किया था, जो आज विश्व का सबसे बड़ा एक छात्र संगठन बन चुका है। NSUI कांग्रेस पार्टी की एक छात्र विंग होती है। उस पर मैं अभी रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय का प्रभारी हूँ। तो मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो ये संगठन का जो कार्य है वो क्या होता है? संगठन का कार्य मुख्य रूप से यह है कि जिस प्रकार से आज कई छात्र हमको ग्रामीण अंचलों से देखने मिलते हैं, कई छात्र किसान के बेटे होते हैं, कई छात्र SC ST आदिवासी के वर्ग से आते हैं, कई ऐसे शोषित वंचित छात्र होते हैं जो अपना अध्ययन जारी रखने पर जारी नहीं रख पाते हैं, कई ऐसे गरीब परिवार के छात्र होते हैं। तो इन तमाम वर्ग को NSUI उनकी आवाज़ को सुनता है, उनके साथ खड़ा होता है। जब कहीं फ़ीस की बात आती है वहाँ पर NSUI उनकी मदद करने के लिए खड़ा होता है। जब कभी एडमिशन में कोई प्रॉब्लम आती है कॉलेजों के, तब NSUI उनके साथ खड़ा होता है। जब कहीं उनके स्कॉलरशिप की बात आती है तब NSUI छात्र की सारी जन विरोधी नीतियों के साथ, छात्र विरोधी नीतियों के साथ उनकी आवाज़ बन के उनकी आवाज़ को सरकार तक पहुंचा सके। ये NSUI एक बहुत बड़ा माध्यम है। अगर हम व्यक्तिगत आपकी बात करें, हजारों छात्र आपसे युवा जुड़े हुए हैं, हम कई आपके वीडियो देखते हैं उसमें, तो आपका छात्रों को लेके क्या विजन है, क्या मुख्य योजना है, आप उनके लिए क्या अलग से करना चाहते हैं? देखिए, मेरा विज़न और मेरी योजनाएं सिंपल ये है कि सबसे पहले एजुकेशन,
फर्स्ट प्रायोरिटी मैं एजुकेशन को देता हूँ, क्योंकि एजुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज़ टू चेंज द वर्ल्ड। शिक्षा एक वो सबसे शक्तिशाली हथियार है जिससे आप पूरे विश्व को बदल सकते हैं। आप सबसे पहले शिक्षित बनिए, संगठित रहिए, संघर्ष करिए, क्योंकि जब आप शिक्षित बनेंगे तभी आप रोजगार की ओर आगे बढ़ पाएंगे, तभी आप अपने आप को डेवलप कर पाएंगे। आप अपना भविष्य सुनिश्चित कैसे कर सकते हैं, और युवा इस देश की नींव होती है जिससे ये पूरा देश चल रहा है। जैसे आप अगर एक मकान बनाते हो, सबसे पहले उसमें ईंट की ज़रूरत होती ना, इस देश की नींव वो ईंट के काम करती है युवा। जब वो ईंट बनेगी तब जा कर के एक घर तैयार होता है। वैसे सरकार चलाने के लिए युवा एक बहुत बड़ी ज़रूरत है, और युवा अगर शिक्षित रहेगा, संगठित रहेगा, संघर्ष करेगा, तब जाके वो अपना भविष्य सुनिश्चित कर पाएगा। तो हमारा ये मानना है कि सबसे पहले वो शिक्षा की ओर आगे बढ़ें, शिक्षा के साथ साथ संघर्ष करें और रोजगार अपना भविष्य सुनिश्चित कर सकें। अक्सर आप जो शिक्षा की बात कर रहे हैं कि, और आपकी बात 100% सही है कि शिक्षा रहेगी तो छात्र को रोजगार भी मिल सकता है, उनका दूसरे प्रकार के भी विकास संभव है। शिक्षा के क्षेत्र में आपको कहाँ पर कमी लगती है कि शासन प्रशासन की या तो योजनाओं में कहाँ पर कमी है कि हर व्यक्ति तक शिक्षा नहीं पहुँच पा रही है, या फिर कहीं ना कहीं समाज में ही कोई ऐसी समस्या है जिनके कारण वो शिक्षा का पूरा लाभ नहीं ले पा रहे हैं, पूर्ण रूप से शिक्षा नहीं ले पा रहे हैं? देखिए, जिस प्रकार से वर्तमान की परिस्थितियां हैं कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आप बड़े बड़े पोस्टर बैनर लगा करके जो पैसा खर्च कर रहे हैं, वो पैसा उन गरीब, उन SC ST आदिवासी किसान के वर्ग पर आपको खर्च करने की आवश्यकता है। आज आप CM राइस स्कूल खोलते हैं, उसका धन्यवाद आभार बैनर लगाते हैं, लेकिन आज वर्तमान में CM राइस स्कूल की स्थिति क्या है वो मैं आपके माध्यम से दिखाऊंगा कि आज CM राइस स्कूल में आप जाओगे तो वहाँ पर वॉशरूम नहीं है, हमारी बहनों के लिए वहाँ पर शौचालय उपलब्ध नहीं है। आप जाएंगे तो कहीं पर दीवारें गिर रही हैं, कहीं पर छत उनकी गिरने की कगार पर है। बारिश के समय अभी समझ में आ गया कि छतों से पानी गिरने लगा, छतों से पानी टपक रहे हैं। ऐसी स्थिति सरकारी स्कूल की है। सरकारी कॉलेजेस में हम जाते हैं, सरकारी कॉलेजेस की फ़ीस आज प्राइवेट कॉलेज के साथ आ गई है कि आज ऐसा समय आ गया कि सरकारी स्कूल कॉलेजेस की फ़ीस और प्राइवेट स्कूल कॉलेज की फ़ीस कहीं हमें ज़्यादा डिफरेंस समझ में नहीं आ रहा है। और जहाँ पर भी हम देखेंगे कि आपने जैसा कहा कि आज शिक्षा की कमी क्यों हमें समझ में आ रही है, क्योंकि जब उन छात्रों को सही शिक्षा उपलब्ध नहीं हो पा रही है, क्योंकि जैसे संबल योजना, आज आप संबल योजना लेकर के आए कि संबल योजना से आप 60 रुपीज़ लग के उनकी पूरी पढ़ाई फ्री पर होगी, लेकिन आज वर्तमान की परिस्थिति हम क्या देख रहे हैं कि वो संबल योजना भी, संबल कार्ड भी एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है, जिसके भी लगातार हम प्रयासरत हैं कि सरकारी सुविधाएं कैसे मुहैया करा सकें। ऐसी तमाम चीज़ें हैं सरकार की जो जन विरोधी नीतियाँ हैं जिससे छात्र वंचित रहता है, तो छात्र शिक्षा कर ही नहीं पा रहा है। मेरा आपके माध्यम से ये निवेदन है, सरकार से ये मांग है कि आप सबसे पहले तो शिक्षा को कैसे आप मजबूत कर सकें, शिक्षा में क्या सुधार हो सकता है, शिक्षा में हम और कैसे प्रोग्रेस कर सकते हैं, ऐसी इस पर योजनाएं बनाएं। तो अभी आपने एक संबल कार्ड की बात करी, हम लोग तो अभी तक यही जानते थे कि संबल कार्ड के माध्यम से निःशुल्क शिक्षा मिल जाती है। आपने ऐसा क्या इसमें व्यवहारिक रूप से पाया कि इसमें किस प्रकार से लाभ नहीं मिल पा रहा, मतलब क्या कमियां संबल के अंतर्गत आ रही हैं? क्योंकि कार्ड धारक तो मुझे लगता है बहुत हैं, अक्सर हम लोग देखते हैं KYC वगैरह के लिए भी शासन की तरफ से प्रचार प्रसार किया जाता है, लेकिन अगर हम धरातल पर देखें तो क्या ऐसी चीज़ हो रही है कि संबल का लाभ नहीं मिल पा रहा लोगों को? देखिए, धरातल की बात अभी है कि वर्तमान में अभी एडमिशन शुरू हुए हैं कॉलेजेस के, लगातार हम लोगों को छात्रों संपर्क रहता है, छात्रों के फ़ोन आते हैं एडमिशन के लिए। अभी प्रेजेंट में एक स्थिति देखने एक ऐसी स्थिति निर्मित हो रही कि जहाँ पर छात्र संबल कार्ड तो लेकर के जा रहे हैं, लेकिन उनको संबल कार्ड से बोल दिया जाता है ये मान्य नहीं होगा, आपको फीस पे करना होगा। लेकिन सरकार उसका एक बड़े बड़े पोस्टर लगा करके श्रेय लूट रही है कि हम छात्रों को फ्री एजुकेशन दे रहे हैं। आप जहाँ पर फ्री एजुकेशन की बात करते हैं, जहाँ पर आप बोलते हैं कि हम एजुकेशन के लिए लोन देते हैं, उसी एजुकेशन के लोन के लिए परसेंट भी तो देखिए आप वसूल कितना रहे उस छात्र से। तो समस्याएं यहाँ से निर्मित होती है। अब चूँकि जैसे कि आपने बताया कि आप NSUI से जुड़े हैं, अगर हम इसको शासन प्रशासन के रूप में देखें तो कहीं ना कहीं आप विपक्षी पार्टी से हैं जी। तो जब आप छात्र हित की बात करते हैं, इनके मुद्दे उठाते हैं, तो क्या आपको शासन प्रशासन से किसी प्रकार का असुविधा होती है, दबाव महसूस होता है या विरोध आपको लगता है? देखिए, मेरा मानना तो यह है कि कीप योर एबिलिटी इन सच अ वे दैट
पीपल डोंट ट्राई टू डिफीट यू बट कंस्पायर। मतलब देखिए कई बार ऐसा सामना करना पड़ा है, लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि ये कैंचियाँ हमें उड़ने से खाक रोकेंगी, परों से नहीं अपने हौसलों से उड़ते हैं। और अगर सहने की हिम्मत रखते हैं तो तबाह करने का हौसला भी रखेंगे। आप मुझे करिए, आप जितने आपने कई ऐसे मेरे ऊपर मामले लगाए हैं कि जो कि मैं अपने आंदोलन ना कर पाऊँ उसके पहले ही मेरे पास नोटिस पहुंच गए कि अगर आप ये आंदोलन करते हैं तो इस मामले के तहत आपको ये किया जाएगा। और कई मामलों पे मैं कोर्ट में जा कर के अपनी जमानत करवाई है, कई मामलों पर अपना जुर्माना वहाँ पर दिया है। और हम एक छात्र की आवाज़ उठाते हैं, हम सिर्फ छात्रों के हित के लिए खड़े हो रहे हैं, छात्र की लड़ाई लड़ रहे हैं, उसके बाद सरकार की तरफ से ये सब चीज़ें होता है। तो ये सारी चीज़ें सामना करना पड़ा है। और हमारा मानना है कि अगर जहाँ पर छात्र का पसीना बहेगा तो हम अपना खून बहाने के लिए भी तैयार हैं। चूँकि जब आपने छात्र राजनीति में प्रवेश किया तो कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति तो होता है जो हमारा आदर्श होता है, जो हमारी प्रेरणा होता है और उसको देख के ही हम आगे बढ़ते हैं। तो इस राजनीतिक या छात्र राजनीतिक जीवन में आपका आदर्श कौन था या कौन है? देखिए हमारे आदर्श परम आदरणीय श्री लखन घनघोरिया जी हैं, जो कि खुद एक छात्र राजनीति से आगे बढ़े हुए हैं और जो खुद एक छात्र नेता थे और आज वर्तमान में विधायक हैं, जो मध्य प्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं और देश की राजनीति में एक अपना अहम पहचान और एक अपनी अहम स्थान रखते हैं। और उनसे ही मैं इंस्पायर हुआ कि मैं उनको देखता हूँ कि कई बार रात के अगर 3 बजे भी उनको कोई फ़ोन करके बोलता है कि भैया मुझे ये समस्या है, तो वो रात के 3 बजे भी उस अपनी विधानसभा की जनता को अपने परिवार का सदस्य बनाकर उनके लिए आधी रात को खड़े हैं। जन विरोधी नीतियों का सामना करने के लिए आधी रात को भी कई वीडियोज़ में आपको देखने मिलेगा कि वो रोड सड़कों पर बैठे हैं। तो जब मैंने उनसे देखा कि वो आम जनमानस की समस्या को, और जब वो विधायक नहीं थे, जब वो पूर्व विधायक थे 2017 पर, जब 2013 में जब उन्होंने इलेक्शन हारा, तब भी मैंने देखा कि हर दिन इलेक्शन हारने के बाद भी जनता के साथ उनके साथ खड़े थे, जन विरोधी नीतियों के साथ सामना करने के लिए खड़े थे, हमेशा आंदोलनरत रहते थे। कैसे वो आम जनता को उनका हक दिला सके, उनके अधिकारों का हनन ना हो सके, उनके अधिकारों की लड़ाई कैसे लड़ सके, एक नई योजना बना करके हमेशा वो प्रयासरत रहते थे। उनसे मैं इंस्पायर हुआ और आज भी मेरे आदर्श हैं वो, और उनको देख के ही मैं अपनी राजनीति सुनिश्चित करता हूँ। अजय जी, मैंने आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे देखा, अच्छे खासे आपके भी फॉलोअर हैं और उसी में बहुत ऐसे वीडियो मिले जहां पर आपकी पुलिस से झड़प होती है। और कई बार तो मैं देखता हूं कि आप अकेले हैं और पुलिसकर्मी 6, 7, 10 पुलिसकर्मी हैं और आप उनसे झड़प हो रही है। तो ये क्या मामला होता है अक्सर यहाँ पर? देखिए अक्सर क्या होता है कि जब हम अपना आंदोलन करते हैं, सबसे पहले तो देखिए मैं आपके माध्यम से एक चीज़ और ये बोलना चाहूँगा कि हमारा कोशिश ये रहती है कि हम सिर्फ छात्र के अधिकारों का हनन ना हो सके, छात्र का हित हो सके। तो छात्रों के हित के लिए हम क्या बेहतर कर सकते हैं? तो सबसे पहले तो हम संबंधित अधिकारी से बात करते हैं। जब हमारी बात को नहीं मानी जाती है और छात्रों की हित के लिए सही निर्णय नहीं लिया जाता है, तो तब हमको आंदोलन करना पड़ता है। और जब आंदोलन करते हैं, प्रदेश में बैठी हुई सरकार, देश में बैठी हुई सरकार, वहाँ पर ऐसे पुलिस का पूरा जमावड़ा लगा दिया जाता है कि हम अपनी आवाज़ ना उठा सके, हम संबंधित अधिकारी से मिल ना सके। तो उस समय ये पुलिस हमें रोकती है और हम छात्र हित के लिए हैं, हम छात्रों के हित की लड़ाई लड़ने के लिए हैं। छात्रों के हित की लड़ाई लड़ने के लिए हमें हर संभव हम तत्पर रहते हैं और वहाँ पर हम अधिकारियों तक कैसे पहुंच सके वैसा हमारा प्रयास रहता है। छात्रों की आवाज़ हम कैसे उठा सके वो हमारा प्रयास रहता है। तो उस पर ये थोड़ा सा होता है। तो अभी ऐसा भी हुआ है कि इस झड़प के दौरान किसी रूप की शारीरिक चोटिल? जी ऐसा भी हुआ है। वो भी आपने वीडियो में देखा होगा कि कई बार लाठीचार्ज हुई है, हाथ की पूरी उंगली मेरी फटी हुई है, उस पर कई बार ऐसा हुआ है कि ऐसी चोटें पहुँची हुई है। तो दर्शकों, आप देख रहे होंगे कि एक नेता बनना इतना आसान नहीं है, इसके पीछे कितना संघर्ष होता है। और अभी जो बात कर रहे हैं वो केवल हम शारीरिक बात कर रहे हैं और इसमें कितना मानसिक प्रेशर भी शायद मुझे लगता है कि होता होगा। अगली अगर हम भैया यहाँ पर चर्चा करें कि फ्यूचर में छात्रों से संबंधित कोई बड़ा आंदोलन या कोई बड़ी बात जो आप रखना चाह रहे हैं, जो आपको लगता है कि अभी तक जिस पर काम नहीं किया गया है, ऐसा कुछ अगर आपकी योजना हो? देखिए प्रेजेंट में वर्तमान परिस्थितियां अगर हम देख रहे हैं तो जितने भी गवर्नमेंट विश्वविद्यालय हैं जहां पर आज सोशल मीडिया और टेक्नोलॉजी इतने ज़्यादा, जहाँ पे आर्टिफिशियल अपना ये माय AI
तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये इतना आगे बढ़ चुका है कि जहाँ पे हमको देखने मिल रहा है कि हम किस तरह से कैसे हम डेवलप कर रहे हैं। तो विश्वविद्यालयों पर, जो गवर्नमेंट विश्वविद्यालय होते हैं, वहाँ पर भी ऐसे बड़े बड़े डिस्प्ले पर पढ़ाया जाए, टेक्नोलॉजी के माध्यम से स्टूडेंट को अध्ययन कराया जाए, कैसे वहाँ पर अच्छी व्यवस्थाएं हो सकती है। आज कई विश्वविद्यालय गवर्नमेंट ऐसे हैं कि जहाँ पर आज भी वॉशरूम की उत्तम व्यवस्था नहीं है, आज भी वहाँ पर सीसीटीवी कैमरेस नहीं हैं। अगर कल को कोई हादसे दुर्घटना होते हैं तो वहाँ पर सीसीटीवी कैमरे नहीं हैं। कैसे वहाँ पर अच्छी बेहतर क्लासेस हो सकें, वहाँ पर मल्टीनेशनल एजेंसीज़ को हम कैसे वहाँ तक पहुँचा सकें, जिससे जो आज छात्र MBA करता है, BCom करता है, MCom करता है, कैसे उसको अच्छा प्लेसमेंट मिल सके, बाहर की बड़ी बड़ी कंपनीज एजेंसीज कैसे वहाँ तक पहुँचे। इन तमाम चीज़ों पर जो आज यूनिवर्सिटी, सरकारी कॉलेजेस पीछे रह रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज जो प्राइवेट स्कूल कॉलेजेस की फ़ीस, गवर्नमेंट कॉलेजेस की फ़ीस बहुत ही ज़्यादा, इस पर डिफरेंस नहीं समझ में आ रहा है। तो कैसे वो किसान का बेटा, वो उस हर गरीब का बेटा, वो उस हर वर्ग का बेटा छात्र कैसे पढ़ पाएगा, वो कैसे अपना भविष्य सुनिश्चित कर पाएगा, इस पर हमारा एक बड़ा फोकस रहेगा, जिसके लिए हम एक आंदोलन तैयार करेंगे, जो कि ना बल्कि शहर और ना कि बल्कि प्रदेश, पूरे देश पर उसकी आवाज़ गूंजेगी। आपने शिक्षा की बात करी, शिक्षा के दौरान आने वाली समस्याओं की बात करी, रोजगार की अगर हम यहाँ पर बात करें, लेकिन वर्तमान में युवाओं के साथ आप और किस प्रकार के चैलेंजेस देख रहे हैं, जहाँ पर आपको लगता है कि हमारा युवा या तो भटक रहा है, या किस तरह की चीज़ें हैं जहाँ पर वो एक सही दिशा में शिक्षा ग्रहण नहीं कर रहा है, जॉब के लिए प्रयास नहीं कर रहा है। तो युवाओं को अगर आप कोई संदेश देना चाहते हैं। देखिए, जॉब के लिए प्रयास नहीं कर रहे, ये तो गलत लगेगा मुझे, क्योंकि आज के समय युवा जॉब के लिए प्रयास तो करते हैं, लेकिन स्थितियां कुछ ऐसी निर्मित हो रही कि जहाँ पर जॉब है ही नहीं, तो वो बेचारे कहाँ पर अपना जॉब लेकर के अपना भविष्य सुनिश्चित करेंगे। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि वो कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो बड़ी बड़ी डिग्रियाँ लेकर के तो बैठे हैं, लेकिन उनको रोज़गार नहीं मिल रहा है। और वैसा एजुकेशन हमारे देश पे नहीं है, वैसा एजुकेशन हमारे प्रदेश के उन तमाम गरीब छात्रों को, उन तमाम उस हर एक वर्ग के छात्रों को मुहैया नहीं हो पा रहा है कि जिससे वो अपना भविष्य सुनिश्चित कर सके। तभी आज हमको देखने मिल रहा है कि छात्र कहीं नशे की लत पर, कहीं आपराधिक प्रवृत्ति पर आगे बढ़ रहे हैं। तो अगर अच्छा रोज़गार, अच्छा बेहतर स्वास्थ्य, बेहतर एजुकेशन अगर हमारे देश पर होगा, तो इन सब चीज़ों पर रोक लगेगी, इन सब चीज़ों पर कमी आएगी, और हमारा प्रदेश, हमारा देश विश्व में एक बहुत बड़ा अपना एक स्थान बनाएगा। अचल जी, हमारे जो चैनल हैं उसके ज़्यादातर सब्सक्राइबर जो हैं वो युवा है, नई एज के बच्चे हैं, तो इनको आप और क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, आपके माध्यम से मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि हैव द जीनियस अराउंड यू टू अट्रैक्ट द जीनियस विद इन यू। आप जैसा अपना वातावरण रखेंगे, आप जैसा अपना वातावरण सुनिश्चित करेंगे, वैसे आप अपना भविष्य सुनिश्चित कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो आज प्रेजेंट की स्थितियाँ निर्मित हो रही कि जहाँ पर नशे और आपराधिक प्रवृत्तियाँ के युवा आगे बढ़ रहे हैं इन तमाम चीज़ों को, तो मैं आपके माध्यम से ये निवेदन करना चाहूँगा उन तमाम युवाओं से कि आप अपना भविष्य शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाएं, आपसी समाज में अपना सामंजस्य बना करके रखें, शिक्षा को महत्व दें, और शिक्षा के साथ साथ आप कैसे बेहतर रोज़गार मुहैया कर सकते हैं, आप कैसे मल्टीनेशनल कंपनीज में जॉब कर सकते हैं, इन सब चीज़ों पर फोकस करें और आप अपना भविष्य सुनिश्चित करें। तो साथियों, ये थे हमारे साथ युवा छात्र नेता अचल नाथ जी। आशा करते हैं इनके साथ हुआ ये संवाद आपके लिए कहीं ना कहीं प्रेरणादायक रहा होगा। आप अचल जी का जो इंस्टाग्राम पेज है उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं, उसकी लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल मंथन विद मोदी को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक और शेयर जरूर करिएगा।